नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, जिसका हमने पहला चैप्टर शुरू किया है और जिसका हमने एक पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया है, राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। अब आगे देखते हैं इस पूरे चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं कि आप इसको वन लाइनर के तौर पर आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एक छोटा छोटा ब्रीफ ले लेते हैं कि 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था और 30 मार्च 1949 से को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। फिर इसका एक बैकग्राउंड दिखाया गया है राजस्थान का कि ऋग्वेद काल में इसे क्या कहा जाता था, मरु, दानव, धानव, जांगल, मत्स्य, शूरसेन, इस तरह के नामों का उल्लेख मिलता है। फिर इसी तरह से महाभारत काल में भी इसका जो उल्लेख मिलता है कि इसका अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद में आता था और इसका धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो शूरसेन भाग में आता था। फिर और कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं क्षेत्र विशेष के हिसाब से। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा, इतिहास का काल विभाजन पढ़ा है कि इतिहास को जो समय है उसको बांटा गया प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग में। सॉरी। फिर हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, राजस्थान का क्या रोल रहा है, राजस्थान में भी मानव सभ्यता तब विकसित हुई थी या नहीं, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सरस्वती और दोषदती नदियाँ यहाँ पर समुद्र में आकर गिरती थी क्योंकि ये तैतीस महासागर का अवशेष है राजस्थान, है ना। फिर पूर्व पाषाण काल को देखा हमने, जिसमें हमने देखा कि 1870 में सीए हैकेट जो है ये जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकालते हैं। और इसी तरह से जालोर में जो उपकरणों की खोज होती है पूर्व पाषाण काल की, उसका जो श्रेय है मिस्टर आलचिन को जाता है, बी आलचिन को। ठीक है। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल को, फिर नव पाषाण काल के बारे में। फिर राजस्थान में जो धातु काल रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृतियों के जो प्राचीन स्थल हैं वो गणेश्वर, कालीबंगा, गिलोंड, आहड़, झाड़ोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबणिया, पुगल, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी, एलाना, बूढ़ा पुष्कर, कोलमा होली और मला आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गिलोंड है, बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और छोटे छोटे कुछ और इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि महाकाव्य काल में राजस्थान के आर्यों की बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो महाभारत कालीन जो अर्जुन, जो पांडव हैं, वो यहाँ पर एक वर्ष अपना अज्ञातवास के रूप में बिताते हैं और यहीं पर इनके जो अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, उसका विवाह किससे होता है, जो विराट नगर के राजा हैं विराट, उनकी पुत्री उत्तरा से होता है। और इनका जो बेटा है उत्तरा और अभिमन्यु का, वो आगे जाकर राजा परीक्षित के रूप में बड़ा होता है और इस पूरे साम्राज्य को संभालता है उनके, है ना। फिर हम राजस्थान के जनपदों के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान का मत्स्य प्रदेश और शूरसेन प्रदेश के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं महाभारत काल में। और अंगुत्तर निकाय से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और चित्तौड़ के आसपास जो एक शिवी जनपद है उसके बारे में भी हमें अंगुत्तर निकाय में जानने को मिलता है। ठीक है। और मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसका उल्लेख हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और उसके बाद शतवत ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और मौर्यों के शासनकाल में हम देखते हैं कि मत्स्य जनपद जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं, यहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है और अनेक मौर्य युगीन अवशेष भी
इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। तो अब हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति हमारे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगती है। अब जो गुप्त वंश के टाइम पे जो राजनीतिक एकता बनती चली जाती है वो आगे जाकर और भी जो नए नए शासक आते हैं उनके काल तक बनी रहती है, जिसमें से हर्षवर्धन का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये थानेश्वर के राजा थे, हर्षवर्धन, ठीक है। और ये 7वीं शताब्दी में शासक होते हैं, 7वीं में। और इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीति एकता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाती है। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे उन्हें राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन्हीं नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। यानी कि 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो टाइम है वो राजपूत काल आ जाता है। ठीक है, जब तक मुगल आते हैं उसके पहले पहले का जो काल है वो इन्हीं का काल है। ठीक है, सल्तनत काल भी इसी में ही आ जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो स्मिथ है वो कहते हैं कि वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी ऐसा मत नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। अब देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में क्या कहते हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाण भट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजपूतों को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखता है। हेनसांग ने अपने ग्रंथ में हर्षवर्धन के समय जब ये आता है तो राजपूत राजाओं को कहीं कहीं क्षत्रिय और कहीं कहीं राजपूत लिखता है। और ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो क्या कहते हैं, ये द्वारा सुझाया गया जो मत है यह सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अब विवाद शुरू हो जाता है और तरह तरह के जो इतिहासकार हैं विभिन्न विभिन्न वो यहाँ पर आएंगे और अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो और सीवी वैद्य जो है ये राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य ये राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। ठीक है, अब किस किसने वैदिक आर्यों का बता दिया, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने। ठीक है, अब अग्निकुंड का एक उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। चंद्रबरदाई जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, इनका मित्र भी था चंद्रबरदाई। ये क्या कहते हैं अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कि जो राजपूत जाति है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। वो लिखते हैं कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे।
आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। तो वशिष्ठ मुनि जो है वो क्या करते हैं, वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। कौन कौन किए? पहले परमार, फिर चालुक्य और फिर प्रतिहार। ठीक है, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ गुरु ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम क्या रखा गया? चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इसी तरह की राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई थी। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां हूण, शक, युचि आदि की अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो सकती है। अब हम देखते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी तक हमने देख लिया कि एक तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और जो उनके साथ है सीवी वैद्य, ये इनको किसकी उत्पत्ति का मानते हैं? वैदिक आर्यों की संतान। ठीक है, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य और हीराचंद ओझा इन्हें आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं, यानी कि वैदिक आर्यों की संतान है। फिर अग्निकुंड का सिद्धांत कौन देते हैं? चंद्रबरदाई देते हैं। और फिर तीसरा जो एक और उत्पत्ति का सिद्धांत आता है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। ठीक है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत जो है वो नागर ब्राह्मण गुहिदेत की संतान है। कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि वो राजपूत जो है वो ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क वितर्क सहित खंडन करते हैं। अब आ जाते हैं जी विदेशियों की संतान। एक राजपूत जाति है और जिसके प्रति अलग अलग मत आते जा रहे हैं, क्योंकि इतने वीर, इतने काबिल रहे हैं ये लोग। अब ये इतिहास, राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड ने कहते हैं कि राजपूत जो है ये शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को अस्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी जातियों विजय और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया था। टोड ने राजपूतों के शक व सीथियन होने के प्रमाणित तर्क क्या दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक और सीथियन और हूणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा करना, अश्वमेध करना, अस्त्र पूजा करना, अस्त्र शिक्षा आदि दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ लिखते हैं कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ जो है वो राजपूतों को हूणों की संतान बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ध्यान रखिए कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो स्मिथ ने बताया है।
इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। दूसरे, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा में सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो बिल्कुल ठीक लिखते हैं कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। सबसे पहले देखते हैं गोहिल वंश और इसके प्रतापी शासक। गोहिल वंश जो है ये अपने राज्य की स्थापना जो है लगभग 566 ईस्वी में करता है। उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टोंड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं पर मोनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना यह है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक जो है वो बप्पा रावल होता है। कौन होता है? बप्पा रावल। अब देखिए, बप्पा रावल को भी देख लेते हैं, 8वीं शताब्दी वाले। ये क्या कह रहे हैं कि 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक इनका जो शासन काल है वो यहाँ पर रहता है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मान मोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा की राजधानी जो बनाई हुई थी वो थी नागदा। फिर बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज कालशोक था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राज्य का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का आक्रमण हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ भी दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य जो है ये उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि किसके साथ बप्पा रावल का जो कंपैरिजन किया जाता है, तो चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को परास्त किया था से किया जाता है। यानी कि इनकी जो तुलना है वो किसके साथ की जा रही है? एक फ्रांसीसी सेनापति हैं चार्ल्स मार्टेल, इनके साथ इनका जो कंपैरिजन है वो किया जाता है, तुलना की जाती है। अब देखिए जैत्र सिंह के बारे में। ये 1213 से 1253 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहता है। ये गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह जो है ये परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये जैत्र सिंह जो है, ये जो जैत्र सिंह है गोहिल के ही वह एक वंशज हैं। ये परमारों से अपना चित्तौड़ छीनते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं और 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में
मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। अब हम देखते हैं 1302 से 1303 ईस्वी का जो काल है, ये है रावल रतन सिंह का काल है, शासनकाल। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं और रानी पद्मिनी जो है ये 1600 महिलाओं के साथ वहाँ पर जौहर कर लेती है। यानी कि जब 1303 का जो ये अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है, तो यहाँ पर केसरिया तो किया ही जाता है युद्ध वीरों के द्वारा, और दूसरी ओर रानी पद्मावती जो है, पद्मिनी जो है, वो 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है, जिसमें जिनकी जो दासियाँ हैं वो भी होती हैं, इनके परिवार की जो महिलाएं हैं प्रमुख वो भी होती हैं, और कुछ बच्चियां भी होती हैं। तो इस तरह से 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया जाता है। इसे केसरिया और साका दोनों कहा जाता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। यानी कि जब ये युद्ध होता है रावल रतन सिंह के साथ में, तब ये जो अलाउद्दीन है अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है, और चित्तौड़ का नाम जो है चित्तौड़ से बदलकर खिजराबाद रख देता है। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब है राणा हमीर 1326 से 1364। फिर देखिए सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर रहे गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के समान, देखिए हमीर को कितने अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं। मेवाड़ का उद्धारक दिया गया है, इसको विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है, और ये उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई है? ये राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। कौन सी? विषम घाटी पंचानन वाली। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त भी किया था। फिर है महाराणा लाखा, इसके बारे में हमने पहले भी एक बार चैप्टर में पढ़ा है। 1382 ईस्वी में, देखिए अब ये 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1382 में महाराणा लाखा जो है वो मेवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। इसीलिए चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी स्टोरी को थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं कि ये जो महाराणा लाखा है ये मेवाड़ के शासक होते हैं 1382 में, और ये थोड़े वृद्ध हो रहे होते हैं। इनका बेटा है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा चुंडा के बारे में, ये इनका पुत्र है। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर चुंडा के विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है मारवाड़ के शासक के द्वारा, जो रणमल की बहन है हंसाबाई, उसका प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन उस टाइम पे चुंडा जो है वो दरबार में होते नहीं। तो जो लाखा है वो इनसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं दूत के साथ में, ये कहकर कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो वो बोलते हैं कि हम तो शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। तो वो कहता है भाई अब अपने को, मैं तो इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे लिए थोड़े ना प्रस्ताव आया होगा।
तो वो यहाँ से इनका जो जो सेवक है, वो जो संदेशवाहक है, वो चला जाता है। और फिर यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि रणमल जो है वो अपनी बहन का विवाह चुंडा की बजाय राणा लाखा से ही करवा देता है, लेकिन शर्त ये रखी जाती है कि भविष्य में राणा ये हंसाबाई और लाखा से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, जिसको सहर्ष जो चुंडा है, जो युवराज है, वो स्वीकार कर लेता है और शपथ लेता है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा, इसलिए उसे राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है। फिर है राणा लाखा के समय जावर माइन से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था, जिससे मेवाड़ की और अधिक आर्थिक समृद्धि जो है वो बढ़ रही थी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी मेवाड़ में रियासत में करवाया। अब है महाराणा मोकल। अभी हमने जो पढ़ा था राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही शासक बनेगा, तो ये वही मोकल जी हैं जो मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं चूंडा के संरक्षण में। 1421 में जब मोकल शासक बनता है तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला जाता है। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। ये इसके अपने ही थे जिन्होंने इसको मार डाला था मोकल को। अब मोकल का जो बेटा है महाराणा कुंभा, वो अगला शासक बनता है। 1433 से 1468 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित कर लिया। किसने? कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। फिर 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। ठीक है, ये मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ होता है इनका, महाराणा कुंभा का 1437 सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, फिर यहाँ पर महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करके बंदी बना लिया जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 1437 में। सारंगपुर जगह है जो, यहाँ पर युद्ध होता है महमूद खिलजी प्रथम और किसके बीच में? महाराणा कुंभा के बीच में। ठीक है, और इसी विजय यहाँ पर जब ये इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो कुंभा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी। युद्ध भी होता है जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया, परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में चंपानेर की संधि होती है। ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि चंपानेर की संधि किस किस के बीच में होती है। तो ये पहली बार 1456 में होती है। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में होती है। इस संधि में यह तय किया जाता है कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हरा के उसके राज्य को आपस में बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास भी ये कहते हैं कि कुंभा ने मेवाड़ के 34 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चमरी का मंदिर और एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर मंदिर भी बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। अब देखिए, कुंभा एक विद्वान, एक विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ये ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में भी रुचि रखता था। संगीत राज
संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये इसके महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद के ऊपर जो टीका है वो भी लिखी थी। संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश कुमार जो हैं, इसके काल में कवि अत्रि और महेश जो है वो कीर्ति सम प्रशस्ति की रचना करते हैं। तत्कालीन साहित्यों यानी ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से सुशोभित किया गया, विभूषित किया गया। कुंभा निस्संदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। ठीक है। फिर है राणा सांगा। राणा सांगा जिसे संग्राम सिंह कहते हैं, उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार है, नहीं, फिर सांगा के जो भाई हैं पृथ्वीराज हैं, जयमल हैं, रासिंग हैं, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष स्वाभाविक था और इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय होती है और वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। इतिहास में ये हिंदुपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बनता है।